अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके नाम का, जो कोर्स का नाम है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है फैला हुआ और कंप्यूटिंग का मतलब है कंप्यूट करना या रिजल्ट्स निकालना या कैलकुलेशंस करना, इनको हम कहते हैं कंप्यूटिंग। असल में डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में ये होता है कि एक क्लाइंट अपना जो कंप्यूटेशन है, वो जो अपना कैलकुलेशंस है या जो अपना टास्क है वो डिफरेंट पीसीस को देके उनसे कंप्यूटेशन करके फेच करके वापस ले आता है। मतलब ये हुआ कि मैं अपने पीसी से जो काम नहीं कर सकता वो 5-6 पीसीस इकट्ठे मिलके वो काम कर सकते हैं। तो इनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। आगे हम इनको फर्दर डिटेल में आज पढ़ेंगे भी और आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे और इसके और टॉपिक भी। अब उसके बाद है कंटेंट्स। हम ये सारे कंटेंट्स कवर करेंगे इस स्लाइड्स के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। पहला इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, और उसके बाद कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग काम कैसे करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मैनेजमेंट सर्वर क्या है, हम इस पर थोड़ा सा और मज़ीद बात करेंगे। फिर कंपैरिजन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का और दूसरे ट्रेंड के साथ, और उसके बाद एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। उसके बाद है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। उसके बाद है सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड चैलेंजेस, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और कंक्लूजन के बारे में हम बात करेंगे। सबसे फर्स्ट हम चलते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसा कि आजकल जितने भी कस्टमर्स हैं वो पे करने के लिए राज़ी हैं और वो चाहते हैं कि लिटिल समय में, मतलब छोटे वक्त में हमारा काम भी हो जाए और हम और कस्टमर्स अपना जो उनका कंप्यूटेशन है वो भी परफॉर्म हो जाए। दूसरे कि वो चाहते हैं कि हमें कम कॉस्ट में ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रोसेसिंग मिले, हमें ज़्यादा प्रोसेसिंग मिले। तो ये आजकल के कस्टमर्स भी चाहते हैं। आजकल मार्केट ट्रेंड यही है कि वो चाहते हैं कि विद इन लो कॉस्ट हमें प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा मिले। तो अब ये होगा कैसे? ये होगा थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। अब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग वर्क कैसे करता है? जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर है, इसमें नंबर ऑफ़ क्लाइंट सिस्टम्स होते हैं, और जो नंबर ऑफ़ क्लाइंट सिस्टम या जो क्लाइंट सिस्टम्स है वो सारे लाइट वेट सिस्टम होते हैं, मतलब कि डेस्कटॉप पीसी। अमूमन ये होता है कि मैं एक पीसी, 2 पीसी या 3 पीसी या 1000 पीसीस को मिला के और उनके दरमियान एक मिडलवेयर, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, उसको हम रख लेते हैं, या वो एज ए सॉफ्टवेयर भी काम करता है जो कि मैनेज करता है उन सब सिस्टम्स को, उन सब सिस्टम के हार्डवेयर को, उन सब सिस्टम के कंप्यूटेशन को, वो सब हैंडल कर रहा होता है। अब जो नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स है वो 1 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है, वो 1000 भी हो सकते हैं, जो कि वो सारे कनेक्टेड होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मैनेजमेंट सर्वर के साथ। अब जो डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट सर्वर है वो जॉब्स को डिवाइड करके जितने भी क्लाइंट्स सिस्टम्स होते हैं उन सब में वो जॉब को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक काम किसी क्लाइंट ने प्रोवाइड कर दिया कि इसकी मैं कंप्यूटेशंस चाहता हूँ, तो वो क्लाइंट सेंड करेगा वही अपना वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट सर्वर को। फिर थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट सर्वर एप्लीकेशन जो है, ये जो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूट एप्लीकेशन इंस्टॉल है उसको यूज़ करके फिर वो
टास्क को स्प्लिट करके डिफरेंट हिस्सों में, और उन क्लाइंट्स को वो सेंड कर देगा जिनके साथ वो कनेक्टेड है। फर्स्ट के 4 पीसीस हैं या 5 पीसीस है या 6 पीसीस है, तो वो उनके साथ शेयर करके उनकी कंप्यूटेशंस के लिए सेंड कर देगा। अब ये काम कैसे करता है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये यूज़र है, यहाँ पर देखिए ये यूज़र है। ये यूज़र क्या करता है कि अपना जो रिक्वेस्ट है वो भेजता है एडमिनिस्ट्रेटर को। फिर उसको जो जॉब है या जो वर्क है वो किसका है, वो इस यूज़र का ही है, तो वो ये काम परफॉर्म करना चाहता है इन मशीन से। अब ये काम परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है एक एडमिनिस्ट्रेटर की, जो कि इन सब सिस्टम्स को वो हैंडल कर लेता है, मतलब कि उसकी मॉनिटरिंग कर रहा होता है। अब जो यूज़र है वो अपनी जॉब सबमिट करता है रिसोर्स मैनेजमेंट को या एडमिनिस्ट्रेटर को। फिर वो ऐसा भी करता है कि जो रिसोर्स मैनेजर है वो उससे कहता है कि ये काम मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है ये नेटवर्क मैनेजर होता है। अब परफॉर्म करने के लिए वो टास्क असाइन कर देता है एडमिनिस्ट्रेटर इस क्लाइंट मशीन को। अब जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल्ड है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन ये यूज़ कर रहा है, जो कि टास्क की स्केजुलिंग भी कर रहा है, और फिर जितने भी क्लाइंट सिस्टम्स हैं उनके दरमियान इसको वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जितने भी सिस्टम्स हैं ये सारे उसको कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उस टास्क को परफॉर्म करते हैं। फिर उस टास्क को परफॉर्म करने के बाद वो यूज़र को हैंड ओवर करते हैं। जिस यूज़र ने वो जॉब या जो वर्क या जो टास्क प्रोवाइड की होगी, उस यूज़र को वो टास्क के रिज़ल्ट्स वापस सबमिट कर दिए जाते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग का कि ये काम कैसे करता है। फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग मैनेजमेंट सर्वर। तो डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग मैनेजमेंट सर्वर क्या है? डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग मैनेजमेंट सर्वर में बस एक ही जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है सिर्फ उसी का ही काम होता है, लेकिन उसका वर्क होता क्या है, वो यूज़र से रिक्वेस्ट लेता है और उसको छोटे हिस्सों में डिवाइड करके इंडिविजुअली जितने भी क्लाइंट सिस्टम है जो हमारे पास अटैच सिस्टम है या डेस्कटॉप सिस्टम्स हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग में शामिल हैं, उनको वो प्रोवाइड करता है। अब इसमें ये भी है कि जो आइडियल मशीन्स है, आइडियल मशीन्स वो कि मतलब वो फंक्शन में फ़िलहाल नहीं है, उनको कोई जॉब असाइन नहीं हुई, अगर उसको भी मॉनिटर करता है और अगर वो आइडियल है, अगर कोई टास्क आए यूज़र की तरफ से और मेरे पास 10 सिस्टम्स है, 10 में से ऑलरेडी 2 फंक्शनल है और जो बाकी 8 है वो फंक्शनल नहीं है, और कोई जॉब आया या कोई टास्क आया किसी दूसरे यूज़र का, तो जो सिस्टम आइडियल है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग मैनेजमेंट सर्वर है वो उस जॉब को लेके असाइन कर देता है उन आइडियल सिस्टम्स को, जो आइडियल मशीन को। जो डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग मैनेजमेंट सर्वर है वो इन सिस्टम्स की मॉनिटरिंग भी करता है, इन सिस्टम्स की मैनेजमेंट भी करता है, कौन सा सिस्टम आइडियल है, कौन सा सिस्टम आइडियल नहीं है, ये सारी देखता है। कौन सा सिस्टम कितने टाइम में प्रोसेस करके वापस रिस्पांस भेजेगा, कौन सा सिस्टम अभी पेंडिंग में है, वो प्रोसेसिंग मोड में है, प्रोसेसिंग कर रहा है,
या जितने भी क्लाइंट सिस्टम्स हैं उनके जो स्टेटस हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग मैनेजमेंट सर्वर उनको मॉनिटर कर रहा होता है और उनका स्टेटस अपने पास रखता है। अब यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट इन अदर ट्रेंड्स हैं, ज़रा उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, अगर आप इसमें देखें डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग नेटवर्क में, तो और फिर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर के साथ, और उसको फिर हम कंपेयर कर रहे हैं क्लस्टर के साथ। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग की बात करें कॉस्ट के हवाले से, तो इस पे जो कॉस्ट आता है वो 1% ऑफ द कॉस्ट है सुपर कंप्यूटर एंड क्लस्टर। इसमें क्या है कि हमारे तो सिंपल पीसीज है जो हमने कंबाइन किया हुआ है, तो जो लोग हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उनको हाई परफॉर्मेंस मिले विदिन लो बजट। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग का कॉस्ट है वो बहुत कम है, और इसकी जो परफॉर्मेंस है या प्रोसेसिंग पावर है वो बराबर है सुपर कंप्यूटर के। और फिर उसके बाद है दूसरा स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी भी इसकी अनलिमिटेड है। स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि हम 10 पीसीस लगा दें, 12 पीसी लगा दें, 1000 पीसी लगा दें, 4000 लगा दें, 40,000 लगा दें, 1 लाख लगा दें, हम इसको जितना चाहे डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग को बढ़ा सकते हैं। इसका जो बाउंड्रीज़ है वो हम बढ़ा सकते हैं, जो कि सुपर कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। उसमें फ़िक्स हार्डवेयर होता है, और इस तरह क्लस्टर में भी वो लिमिटेड है। अब जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है वो तो हमारा इतना है ही नहीं, क्योंकि हम तो पीसीज यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट पीसीज है, उसके जो रिसोर्सेज है वो हम सारे ले रहे हैं। डिफरेंट पीसीज के जो रिसोर्सेज है, मतलब रिसोर्सेज लफ्ज़ में यूज़ करता हूँ, उनकी जितनी भी हार्डवेयर है, हार्डवेयर में उनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी आती है, मेमोरी भी आती है, जितनी भी उसकी हार्डवेयर है वो सारे हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे तो पीसीज हैं, तो हमारा तो इतना कॉस्ट भी नहीं आता उस पर, और हमें इसकी मतलब वो तो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, तो ये हमारे लिए एक गुड पॉइंट है इसमें। दूसरा उसके अगर हम कंपेरिजन में देखें तो जो सुपर कंप्यूटिंग है तो उसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेस एलोकेशन चाहिए होती है, और उसमें कूलिंग का इंतज़ाम भी करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनका जो सिस्टम है वो ख़राब हो गया तो पूरा कंप्लीट सिस्टम पूरा बैठ जाएगा। तो सेम एज इट इज़ ये इस तरह क्लस्टर में भी है कि उसमें हम डेडिकेटेड मल्टीपल सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हैं, कि जिसमें पावर्स की भी हम कंसिडर करते हैं। कूलिंग, अभी जो मैंने बात की कूलिंग की, कि सिस्टम को भी हमने कि ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड से वो कहीं हीट अप ना हो जाए, तो ये सारे मसले इसमें आते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग नेटवर्क है तो उसके रिसोर्सेज ऑलरेडी शेयर्ड होते हैं। मतलब ये है कि हमारे पास अलग अलग पीसीज होते हैं, तो ये हमारे लिए इसमें आसानी है। फिर दूसरी बात, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग की हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की, तो डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग में जिस तरह मैंने बात की, बस एक ही एडमिनिस्ट्रेटर आईटी का बंदा एक काफ़ी होता है, जो कि मैनेज करता है डिस्ट्रीब्यूट मैनेजमेंट सर्वर को। और अगर हम 10 मशीन्स लगा दें, 1000 मशीन्स लगा दें, तो भी वो एक आईटी स्टाफ मेंबर उन सबको हैंडल कर सकता है। अब अगर हम सुपर कंप्यूटर और क्लस्टर कंप्यूटर की बात करें, तो वो एक आईटी के मेंबर्स जो है, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है या स्टाफ है, वो उसके लिए ज़्यादा चाहिए होता है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग जो है वो एक डेडिकेटेड नहीं होता। अगर मतलब वो किसी वर्क को कंप्यूट कर रहा है, तो वो मतलब प्रोग्रेस में है, विद इन यूज़ में है। अगर फ़र्ज़ के तरह मैंने पहला भी एग्जांपल दिया कि अगर मेरे पास 10 सिस्टम है, 10 में से 5 भी कंप्यूटिंग में है और 5 आइडल है, तो हम उन 5 आइडल को हम असाइन कर सकते हैं किसी और टास्क के लिए। तो हमारे लिए हम
तो हमारे लिए इसमें गुड पॉइंट है कि वो एक टास्क तक डेडिकेटेड नहीं रहता। जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग नेटवर्क है वो हमारा एक टास्क तक महदूद नहीं है, लिमिटेड नहीं है। डेडिकेटेड मतलब कि वो फिक्स्ड नहीं है, वो डिफरेंट सिस्टम में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इसका एक गुड पॉइंट है। और जो सुपर कंप्यूटिंग है और क्लस्टर है वो हमेशा डेडिकेटेड रहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग नेटवर्क की बात करें तो रिस्क का फेलियर तो इसमें बिल्कुल कम है। अगर हमने 10 मशीन लगाए हैं, 10 में से एक मशीन ख़राब हो गया तो हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हमारे लिए इजी है। अगर एक ख़राब हो गया तो बाकी सिस्टम चल रहे होंगे। और कौन सा कहाँ से मतलब कोई टास्क एक सिस्टम ख़राब हो गया तो वो टास्क डायरेक्टली जो डिस्ट्रीब्यूट मैनेजमेंट सर्वर है वो दूसरे पीसीस को असाइन कर देता है। इसमें हमारा जो फेलियर है वो उसके भी चांसेस कम है। बाकी जो सुपर कंप्यूटर है अगर वो एक सिस्टम ख़राब हो गया तो हमारा पूरा सिस्टम बैठ जाता है। और ये क्लस्टर में भी ऐसा ही है। दूसरा इसका मेंटेनेंस है तो इसका मेंटेनेंस भी लो ही है। अगर एक मशीन ख़राब हो गया तो हम उसको रिप्लेस कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे पीसीज हैं, स्मॉल पीसीज, जिसके हमने मिला के एक हम मिसाल लेते हैं कि हमने एक बड़ा पीसी बनाया है जो कि एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है यूजिंग नेटवर्क। इसकी मेंटेनेंस भी इतनी मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद है सुपर कंप्यूटर की बात करें तो उसके जो स्पेयर पार्ट्स है, अगर फ़र्ज़ को कोई एक भी उसका पार्ट ख़राब हो गया तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है उसका। फिर और दूसरा जो हमारा पूरा सिस्टम है वो बैठ जाता है, हम कोई भी काम फिर परफॉर्म नहीं कर सकते। और एग्जैक्टली यही काम क्लस्टर के लिए भी है। और फिर उसके बाद है कि जो लास्ट पॉइंट है कि सॉफ्टवेयर जो है हम जो डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कितने रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है, कितने रिसोर्सेज में चेंजेस आ रही है। मतलब कि जो हमारा एप्लीकेशन है जो एप्लीकेशन वो यूज़ कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग के लिए, ठीक है, जो एप्लीकेशन में यूज़ कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग के लिए, तो कितने रिसोर्सेज एलोकेटेड है, कितने रिसोर्सेज अनएलोकेटेड है, कितने रिसोर्सेज में चेंज आया है, या कितने रिसोर्सेज एक जगह से मूव हो गए दूसरी जगह गए हैं, ये सारा डिटेल वो मेरे पास रखता है। अच्छा, इसमें हमें नज़र आ रहा है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट सर्वर के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो। अच्छा, फिर इसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन के स्टैटिस्टिक्स की। तो अच्छा, एप्लीकेशन के स्टैटिस्टिक्स में जो पहला लिखा है, अच्छा एक बात मैं बता दूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पे ही चले। अब जो रियल टाइम सर्विसेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में नहीं चल सकते। फ़र्ज़ कि आप चाहते हैं कि हमें फटाफट जॉब मिल जाए, तो कभी भी आपको डायरेक्टली मतलब कि रिस्पांस नहीं मिल सकता डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में, क्योंकि रियल टाइम सर्विसेज ये अफोर्ड नहीं करता। और अगर आप चाहते हैं कि आपको 1 या 2 घंटों में रिस्पांस आए तो फिर आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग बेस्ट है, लेकिन रन टाइम सर्विसेज के लिए ये फ़ीज़िबल नहीं है। और इसमें एक बात और भी है कि जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी है वो इसमें इस तरह है कि फ़र्ज़ को अगर आपके पास रिसोर्सेज 4 हैं और आपने कोई ऐसा टास्क इसको दिया कि जो जो कि चल सकता है 40 रिसोर्सेज पे, तो फिर तो बोटल लेकर जाएगा। मतलब ये हुआ कि फिर आपको इंतज़ार ज़्यादा, मतलब टाइम ज़्यादा ये लेगा एग्जीक्यूशन का, कंप्यूटेशन का। तो इसमें ये प्रॉब्लम भी होती है।
तो जितने आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे तो उस लिहाज से ये जो इसका कंप्यूटेशन पावर है वो इतना ज़्यादा होगा। और आप जहन में ये रखें कि इसका जो कंप्यूटेशन है वो डेज़, वीक्स, मंथ्स तक भी चला जाता है। तो फिर हमारे दिमाग में ये बात आता है कि अगर इसकी इतनी ज़्यादा ड्यूरेशन है तो फिर हम इसको इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो अभी इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है जो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अभी ये नेक्स्ट है, आप अगर इसमें आपको नज़र आ रहा है तो ये नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं कि जिस तरह के इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग है वो इस्तेमाल होता है फाइनेंशियल सर्विसेज में, डेरिवेटिव प्राइसिंग में, रिस्क मैनेजमेंट में, ट्रेडिंग रिसर्च में, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में, डेटा माइनिंग में भी इसकी इस्तेमाल होती है ये। और उसके बाद एनर्जी साइड पर एनर्जी ट्रेडिंग में सिस्मिक प्रोसेसिंग, जो सिस्मिक है, सिस्मिक कहते हैं हम, जिस तरह हमारा जो अर्थक्वेक होता है ना, अर्थक्वेक के हवाले से ये सारे प्रोसेसिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग कर रही होती है। फिर कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री है, रिजर्व मॉडलिंग है, इन सब के लिए हम डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इसमें देखें तो ये देखिए सारे जितने भी इंजन्स हैं वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सारे जो जितने भी क्लस्टर सर्वर्स हैं, लाइव क्लस्टर सर्वर, जो सारे उसके इंटर कनेक्टेड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग है इसमें हम कोई प्रॉब्लम इसको अगर हम कोई टास्क देते हैं तो वो टास्क पे अपना कंप्यूटेशन टाइम, ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसी टाइम ही आपको रिस्पांस करे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग ने सबसे पहले वो एल्गोरिथम ही चलाना होता है। अब वो चलाने के बाद फिर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल बताए तो डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग हम इसके लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अब एक इशू इसमें और आती है, इसको हम कहते हैं सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड चैलेंजेस। ठीक है, इसमें बात यह है कि फ़र्ज़ की कंपनी है, आप एक कंपनी ऑन कर रहे हैं, उसमें एक फायरवॉल या सिक्योरिटी जिस तरह लगा होता है फायरवॉल सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग के लिए डिफरेंट फायरवॉल्स और डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, ये सारे डिफरेंट प्रोटोकॉल सारे चल रहे होते हैं। तो इस तरह ही जो डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग है उसके अपने सिक्योरिटी और स्टैंडर्ड्स चैलेंजेस हैं। और फ़र्ज़ को आप चाहते हैं कि आपके पास अपना डेटाबेस हो और कोई उसको ना देख पाए, तो फिर आपको उसके लिए सोचना पड़ेगा। अब आप फिर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अवाकी, जो कि प्रोवाइड करता है एक ग्रेट सॉल्यूशन न सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बल्कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको भी वो मैनेज कर लेता है। और फिर इसके बाद है एडवांटेजेस। अब जो डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग है उसकी एडवांटेजेस क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पर इकोनॉमिक्स के हवाले से, तो मैंने स्टार्ट भी बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग है वो बहुत ही शॉर्ट, मतलब है बहुत ही कम वो पैसे मतलब कि स्टार्ट मैंने मिसाल दिया कि जो सुपर कंप्यूटर है उसका 1% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटर्स पे, मतलब उसके जो क्लाइंट सर्वर्स है, अब या उसका जो डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग का जो नेटवर्क है उसके सेटअप में लग जाता है। और जो डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग की स्पीड है
ये भी सेम एज, इसकी स्पीड भी उतनी ही है जितने मेन फ्रेम की है। तो इसमें अच्छा ये है कि यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। मैं बात कर रहा हूँ परफॉर्मेंस वाइज, ठीक है। मैं जो रियल टाइम सर्विसेज है मैं उसके बारे से बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि ये मल्टीपल जो सिस्टम इकट्ठे होके परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, फिर उसके बाद स्पीड। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो इसकी स्पीड भी बनिस्बत मेन फ्रेम कंप्यूटर के भी सेम ही है। अच्छा, फिर उसके बाद इनहेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एप्लीकेंट्स। फ़र्ज़ मैं बात करूं एटीएम बैंकिंग एप्लीकेशंस की, तो जितने भी एटीएम बैंकिंग एप्लीकेशन हैं ये सारे अपने लिहाज से डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ये है कि जितने भी अब फ़र्ज़ को जो HBL के सर्वर है उसके साथ जितने भी सारे एटीएम बैंक्स है, जो ATMs है वो सारे कनेक्टेड है, तो सारे वो कनेक्टेड है। तो मतलब ये हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग है तो उन्होंने सारे प्रोसेसेस को डिफरेंट क्लाइंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जिस तरह कि मैंने आपको मिसाल दिया कि जो ATM बैंकिंग है वो कनेक्टेड है मेन बैंकर्स के सर्वर्स के साथ। अब ये सारे उसके हम एज ए क्लाइंट्स वो डील कर रहे हैं, जो कि हर क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है और वहाँ पर जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम के लिए PCs रखे हुए हैं वो उन पे जाके प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद रिस्पांस आता है यूज़र्स के पास। तो ये एक गुड एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का। और हम सबको ये मैंने स्टार्ट में भी बताया कि जो ये डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग है ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है। रिलायबल का मतलब ये है कि अगर एक मशीन इसमें से क्रैश हो गया तो फिर उसका प्रोसेस दूसरी मशीन को एलोकेट हो सकता है, और इसमें मल्टीपल स्टोरेज के इस्तेमाल होता है, तो रिस्क फेलियर भी कम है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा रिलायबल है। अच्छा, फिर इसके बाद है डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस में अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग की कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। कम्प्लेक्सिटी तब ज़्यादा क्यों होती है कि जब जो एक्सपीरियंस है वो आपका कम हो। जो डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग है उसको इम्प्लीमेंट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा इशू है। और इसमें मसले ये भी आते हैं कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो ये सारे सेटअप के लिए अगर आपका एक्सपीरियंस ना हो तो इसकी कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर उसके बाद है नेटवर्क प्रॉब्लम। जो नेटवर्क प्रॉब्लम है अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम है ये तो कंप्लीट है, जो डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम है ये कंप्लीट डिपेंड करता है नेटवर्क पे। अगर आपका नेटवर्क ही बैठ जाता है फिर तो डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम काम ही नहीं करेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग का। तो नेटवर्किंग का भी बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम इसमें आ सकता है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी है। अगर आपका सीक्रेट डेटा है और आप उसको बाहर नहीं भेजना चाहते तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हम जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, जो क्लाइंट्स क्या जो डेटा हम सर्वर यूज़ कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग के लिए, तो उसको यूज़ करके हमारा डेटा भी बाहर जा सकता है अगर हमारा डेटा सीक्रेट हो। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, सॉरी डिसएडवांटेज है इसका। फिर हम इसमें देखते हैं कंक्लूजन के बारे में। अब कंक्लूजन में ये है कि अगर आप DSC मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं और
आपके पास टाइम भी है कंप्यूटिंग के लिए, मतलब आप इंतज़ार कर सकते हैं कि आपके पास रिज़ल्ट्स आए, तो ये आपके लिए फ़ीसिबल है। और आप चाहते हैं कि आप मतलब कम पैसों से ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर ख़रीदना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ीसिबल है आपके लिए। ये बहुत फ़ीसिबल है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। और जो प्रोसेसिंग पावर है इसकी वो बराबर है सुपर कंप्यूटर के। तो ये हमारा एक ओवरव्यू था और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होता है, ये काम कैसे करता है, ये सारी बातें हमने इसमें कवर की। जब इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस हो तो हम उसको क्वेश्चन आंसर सेशन में उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये रेफरेंस है जिस बुक को मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो बुक मैंने लिखी हुई है। बुक का नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स बुक मार्टिन वैनस्टीन 3rd एडिशन। ये रेफरेंस है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।